अब हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जैसे हमने अभी अभी रिसेंटली पढ़ा है कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में लिबरलाइजेशन का और ग्लोबलाइजेशन का बिजनेस एंटरप्राइजेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या उनका इफेक्ट पड़ा, क्या उनके वजह से हमें बिजनेसेस में चेंजेस आए, मार्केट में क्या क्या चेंजेस आए। तो पहला पॉइंट है इंक्रीजिंग कंपटीशन। अब लिबरलाइजेशन का हमें मतलब पता है कि नए बिजनेसेस उसमें एंटर कर सकते हैं फ्रीली, मतलब कोई लाइसेंसिंग नहीं लेनी, कोई भी ऐसा कोई लिबरल सिस्टम है बिल्कुल ही, कोई भी उसमें एंटर कर सकता है। अगर नए बिजनेसेस आएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, दूसरी कंट्री से जो कंपनीज़ हैं वो भी आपकी कंट्री में आएंगी, तो उससे भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो वो नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, जिसके पास लार्जर नंबर ऑफ रिसोर्सेज होंगे, लार्जर नंबर ऑफ फाइनेंस होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, जो कैपिटल होगी वही सिर्फ मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। नहीं तो उन्हें अपनी जो फर्म है उसे डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और ख़त्म करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से नई फर्म्स एंटर कर रही हैं ग्लोबली। आपकी एक छोटी सी सिटी में, विलेज में, या आपके शहर में, गांव में या कंट्री में, तो उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता है। अगर आपके जो कंपटीशन में नई फर्म्स एंटर करेंगे तो आपका कंपटीशन बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। वंस अपॉन ए टाइम देयर यूज्ड टू बी अ प्रोड्यूसर और ओरिएंटेड मार्केट। मतलब पहले क्या होता था, बहुत पुराने टाइम में, कि जब प्रोड्यूसर्स कम होते थे और कस्टमर बहुत ज़्यादा होते थे, तो क्या होता था कि प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केटेशन होता था। कि प्रोड्यूसर पहले क्या करता था कि पहले वो खुद प्रोड्यूस करता था, उसके बाद में जाके वो बेचने जाता था कि हमें ये बेचना है। लेकिन बाद में क्या हुआ, क्योंकि छोटे जो गुड्स भी थी, क्योंकि जो गुड्स बनेगा वही तो बेचेगा ना। पहले ये तो नहीं था कि भाई मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, मैं किसी और से खरीद लूँगा। कंपनी सी कुछ कम लिमिटेड ही थी इंडिया में, तो उसकी वजह से क्या हुआ, पहले प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट थी कि प्रोड्यूसर जो बनाएगा वो हमें खरीदना पड़ेगा, हम अपनी डिमांड उसमें नहीं रख सकते। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बाद क्या हुआ, बहुत सारी नई कंपनीज आने की वजह से, कंपटीशन बढ़ने की वजह से सरप्लस गुड्स बनने लग गए और वो शिफ्ट आ गया प्रोड्यूसर ओरिएंटेशन से कस्टमर ओरिएंटेशन में। कस्टमर ओरिएंटेशन में क्या होता है कि कस्टमर को जो चाहिए वो प्रोड्यूसर को बनाना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि प्रोड्यूसर को जो बनाना है बना दिया, उसके बाद कस्टमर को बेच दिया। फिर बाद में इस पॉलिसी के आने के बाद से क्या होने लगा, जो कस्टमर को पसंद है वही उसे बना के बेचना पड़ेगा अगर मार्केट में उसे रहना है तो मीन्स नाउ कंपनीज मैन्युफैक्चर कीपिंग इन माइंड द डिमांड ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर की डिमांड क्या है उसी के अकॉर्डिंग उसे प्रोडक्ट बनाना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रेपिडली चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जैसे कि इंजीनियरिंग में काफ़ी ग्रोथ हुई है, काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, तो उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है कि जैसे जो इंडिया की टेक्नोलॉजी है वो श्रीलंका में भी यूज़ हो रही है, तो वहाँ की जो साइंटिफिक रिसर्च है वो उसमें भी ग्रोथ हुई है। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स देयर वाज इंक्रीज इन एंट्री ऑफ एमएनसीज, लोकल बिजनेसेस हैड टू मैच अप विथ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। जैसे लोकल जो कंपनीज़ हैं उनको भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ मैच करना पड़ा, जिससे कि लोकल जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी ग्रोथ हुई और इन्वेस्टमेंट करना पड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ऐसा कहा जाता है बिजनेसेस में, एक लोकल तो नहीं कहूँगा लेकिन इंटरनेशनली बोला जाता है कि अगर आपके पास बिजनेस में पैसे हैं खर्चा करने के लिए R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आप बिजनेस में काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी कोई नई क्रिएट करना, कुछ नया इनोवेटिव करना जो पॉसिबल है रिसर्च या डेवलपमेंट करने से ही पॉसिबल हो सकता है। तो नए बिजनेसेस एंटर होने की वजह से नई रिसर्च होने लग गई कि हमें हमेशा हर एक कंपनी को हमेशा आगे रहना होता है, तो उन्हें आगे निकलने के लिए रिसर्च करनी पड़ती है, जो पॉसिबल हो पाया रैपिडली चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट से। क्योंकि टेक्नोलॉजी रोज़ ही कुछ ना कुछ नई बदलती रहती है। जैसे कि एक टाइम पे ऐसा भी था जब आप 2G इंटरनेट यूज़ करते थे, फिर 3G आया तो लगा कि भाई बहुत फास्ट है, फिर 4G आया, लगा कि बहुत ये तो और ज़्यादा फास्ट है। आने वाले 1 साल में इंडिया में 5G आने वाला है, या हो सकता है कि कुछ 3-4 महीने में भी आ जाए, तो वो और फास्ट हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है 6G भी आए, 7G भी आए, तो ये सभी है टेक्नोलॉजिकल। फिर नेक्स्ट है नेसेसिटी फॉर चेंज। 1991 से पहले क्या था, बिजनेसेस की पॉलिसी जो थी लंबे टाइम के लिए स्टेबल रहती थी कि भाई हमने ये करना है। प्राइस भी स्टेबल रहते थे कि ये प्राइस रहेगा, क्वालिटी स्टेबल रहती थी, मार्केटिंग स्टेबल रहती थी, कुछ उनको ज़्यादातर की एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। 1991 के बाद में कंपटीशन बढ़ने की वजह से, डिमांडिंग कस्टमर होने की वजह से उन्हें रोज़ ही, या रोज़ तो नहीं मतलब कि टाइम पे अपनी पॉलिसीज़ को, अपने ऑपरेशंस को बदलने की ज़रूरत पड़ने लग गई। मतलब कि ऐसा नहीं कि हमने आज पॉलिसीज़ बना दी, कोई स्ट्रेटेजी बना दी तो वो 2-3 साल तक चल जाएगी, जो पहले होता था।
अभी एक ज़रूरत पड़ने लगी कि चेंज करने की अपनी पॉलिसीज़ में, अपनी स्ट्रेटजीज़ में एक चेंज करने की बहुत ज़रूरत पड़ने लगी, जो 1991 से पहले पॉसिबल नहीं था। पहले थी सारी हमारी पॉलिसी स्टेबल रहती थी, लंबे टाइम तक फिक्स रहती थी। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब 1991 से पहले क्या था, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी किसी भी कंपनी में कि कोई स्किल्ड वर्कर हो, कोई ट्रेंड पर्सनल हो, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट उसकी नहीं होती थी, क्योंकि डिमांड ही इतनी नहीं थी। जो भी हम बनाएंगे वो कस्टमर खरीदेगा, पहले तो ऐसा माना जाता था। लेकिन 1991 के बाद में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी कम्पिटेंट, ट्रेंड एंड स्किल्ड वर्कर की। देयरफॉर नीड अराउज टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज। अराउज का मतलब होता है ये एक तरह से अराइज की सेकंड फॉर्म है। नीड अराउज मीन्स नीड बन गई, ज़रूरत खड़ी हो गई। तो इसका मतलब ये होता है कि 1991 से पहले इतनी ज़रूरत नहीं थी कि ट्रेनिंग देने की या स्किल इंप्रूव करने की। 1991 के बाद में एक लार्ज रिक्वायरमेंट होने लगी कि हमारे अंडर जो वर्कर काम कर रहा है, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो स्किल्ड हो, कम्पिटिटेंट हो, ट्रेंड हो, जिससे कि हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ सके और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जा सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, 6 पॉइंट है, टोटल इसके 8 पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट पे हम हैं, इसका है मार्केट ओरिएंटेशन। अब 1991 से पहले जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहले प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट थी, वही चीज़ है इसमें सेलिंग कंसेप्ट था। अब सेलिंग कंसेप्ट में क्या होता है कि प्रोड्यूसर पहले सामान बनाता है, उसके बाद में मार्केट में बेचने जाता है। 1991 के बाद में क्या हो गया, मार्केटिंग कंसेप्ट आया, जिसमें कि पहले प्लान किया जाता है कि प्रोडक्शन हमें करनी किस चीज़ की और कैसी करनी है, हमारा प्रोडक्ट दिखना कैसा चाहिए, लोगों को किस चीज़ का क्या पसंद है। मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आज की डेट में बनता है कस्टमर के नीड वांट के बेसिस पे, कि कस्टमर को क्या पसंद है और वो किस रूप में पसंद है, किस प्राइस से पसंद है, किस क्वांटिटी में पसंद है। वो होता है मार्केटिंग कंसेप्ट, कि लोगों को वो बना के बेचना जो उन्हें ऑलरेडी पसंद है, ना कि वो बेचना जो हम बेचना चाहते हैं, जो पहले होता था। तो उन्हें पूरी रिसर्च करनी पड़ती है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, उन्हें क्या प्राइस चाहिए, किस तरह का कलर होना चाहिए, किस तरह की क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो सब कुछ रिसर्च करना उस चीज़ पे। उसके बाद में प्रोडक्शन करना, उसके बाद में भी सेलिंग के बाद में हमारी जो मार्केटिंग पूरी नहीं होती है, हमने सामान बेच दिया, उसके बाद हम देते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज, कि अगर कोई सामान ख़राब निकलता है तो हम उसे रिटर्न करते हैं या रिफंड दे देते हैं। तो ये है हमारा मार्केट ओरिएंटेशन, कि हमारी मार्केट में क्या ध्यान दिया जा रहा है, कि पहले होता था कि सेलिंग, बाद में मार्केटिंग। फिर सेकंड लास्ट पॉइंट है इसका, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। 1991 से पहले पब्लिक सेक्टर में काफ़ी सारे लॉसेज हो रहे थे, जो कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर में जो लॉसेज होते थे उन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, जो नेशनल बजट्स बनते हैं उससे थोड़ा शेयर निकाल के। स्पेशल फंड्स इंडिया के बजट्स में से इन एंटरप्राइजेस को दिए जाते थे जो पब्लिक सेक्टर में आते थे, जिनका लॉसेस कवर हो जाए। जैसे पहले की इलेक्ट्रिसिटी था, इलेक्ट्रिसिटी भी पब्लिक सेक्टर में आता था, जो कि प्राइवेटाइज हो चुका है। या कुछ और भी सेक्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं अब तो फिलहाल, जैसे मोबाइल कंपनी भी है, वो भी पहले पब्लिक सेक्टर में आता था, जो फिलहाल अभी प्राइवेटाइज हो चुका है। पानी है, बिजली है, और सारे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। तो 44 सेक्टर्स थे जो प्राइवेटाइज हो चुके हैं। अब 1991 के बाद क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर हैव टू सर्वाइव एंड ग्रो बाय यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। 1991 के बाद में जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थे भी, उनको ग्रो करने के लिए या स्टेबल रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें एफिशिएंटली। वो पूरी तरीके से जो इंडिया के जो फंड्स हैं, जो बजट है, उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हैं। उन्हें ग्रो करने के लिए ही, अगर ऐसा होता है कि वो लॉस में जाते हैं, तो उन्हें अपना शेयर बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर लास्ट पॉइंट है इसका, एक्सपोर्ट ए मैटर ऑफ सर्वाइवल। अब कुछ फर्म्स ऐसी थी ग्लोबलाइजेशन की वजह से या फिर लिबरलाइजेशन की वजह से, जिनकी जो पर्सनल डिमांड है अपनी सिटी में, लोकल जो डिमांड है वो कम हो गई थी। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारी सिटी में टोटल 100 कस्टमर्स हैं, कंपटीशन में आने की वजह से जो हमारे कस्टमर्स हैं वो अलग अलग कंपनी से बट गए हैं। अब कंपनीज़ को तो अपना प्रॉफिट कमाना ही कमाना है, वो तो क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपना प्रोडक्शन जो है, अपना सामान जो उन्होंने क्रिएट किया है, प्रोड्यूस किया है, वो दूसरी कंट्रीज़ में, दूसरी कंट्रीज़ में बेच रहे हैं। मतलब कि एक तरह से एक्सपोर्ट एक मैटर हो गया सर्वाइवल का। अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपको एक्सपोर्ट भी करना ही पड़ेगा, जिससे कि आपकी प्रोडक्शन भी चलती रहे और आपकी सेल्स भी हो सके और आपका नाम भी ग्रो कर सके और बिजनेस आपका एक्सपेंड हो सके। तो मीन्स इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी था कि फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने के लिए, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज का होना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम बाहर किसी और कंट्री को पेमेंट करनी हो तो। टू अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज मनी, मैनी इंडियन कंपनीज joined export businesses and got lot of success. Many companies increased their turnover more than double
बाय स्टार्टिंग एक्सपोर्ट डिवीज़न। कुछ कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने अपनी जो प्रॉफिट था या जो सेल्स थी डबल कर ली एक्सपोर्ट बिजनेस में एंटर होने की वजह से। जैसे कुछ एग्जांपल इसमें मैंने लिखे भी हुए, रिलायंस है, एमआरएफ है, वीडियोकॉन है, वोडाफोन है। जो इंडियन कंपनीज हैं उन्होंने अपनी सेल्स बढ़ा ली एक्सपोर्ट बिजनेस की हेल्प की वजह से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियन मार्केट पे। तो पहला पॉइंट था हमारा इंक्रीजिंग कंपटीशन, नई फर्म्स आई, कंपटीशन राइज हो गया, इंक्रीज हो गया, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, नई फर्म्स आई, नई नई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आए, नई टेक्नोलॉजी आई, तो उससे और ज़्यादा कस्टमर की डिमांड बढ़ती गई। पहले शॉर्टेज ऑफ गुड्स था, बाद में सरप्लस गुड्स हो गए, जिसकी वजह से कस्टमर को और ज़्यादा डिमांडिंग कस्टमर होने लग गए थे। फिर आया रेपिडली चेंजेस टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जो बाहर की टेक्नोलॉजी थी वो भी डोमेस्टिक कंट्री में, होम कंट्री में आने लग गई, फॉरेन जो टेक्नोलॉजी होती है। नेसेसिटी फॉर चेंज, 1991 से पहले जो मार्केटिंग थी, ये जो पॉलिसीज़ थी कंपनीज़ की, वो स्टेबल रहती थी, फिक्स रहती थी लंबे टाइम के लिए। बाद में उन्हें ज़रूरत पड़ने लगी कि हमेशा बदलते रहने की, क्योंकि एक टाइम पे अगर हम चलते रहेंगे तो कभी ना कभी फेल हो जाएंगे, तो हमें उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। 1991 से पहले इतनी ज़रूरत नहीं थी कि हम स्किल्ड वर्कर हायर करें या उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, जो बाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी कि हमें हमारे अंडर जो वर्कर है वो ट्रेंड होना चाहिए, जिससे कि वो एफिशिएंटली काम कर सके और इफेक्टिवली काम कर सके, जिससे कि उसकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो मैक्सिमम हो सके। मार्केट ओरिएंटेशन, 1991 से पहले सेलिंग कंसेप्ट था, जो प्रोड्यूसर ने बना दिया वो उसको पहले प्रोड्यूस करेगा फिर बाद में बेचेगा। 1991 के बाद क्या हुआ, मार्केट मतलब कि प्रोडक्शन ही सिर्फ उसी चीज़ की होगी जो लोगों को ऑलरेडी पसंद है। जो लोगों को ऐसा नहीं था कि हमने कुछ बनाया फिर बेचा, पहले हमने रिसर्च की कि लोगों को खरीदना क्या है, उसके बाद हमने बनाया फिर बेचा, बेचने के बाद भी हमने उसको आफ्टर सेल सर्विसेज दी। मतलब कि एक तरह से कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसमें ठीक करने की या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम जो होती हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। मतलब कि पब्लिक सेक्टर में जो लॉसेज हो रहे थे वो पहले मैनेज किए जा रहे थे पब्लिक फंड से, जो गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं, जो बजट्स होते हैं, उससे कंट्रोल किए जा रहे थे। 1991 के बाद में पब्लिक सेक्टर के लिए ज़रूरी हो गया, अगर आपको सर्वाइव करना है, ग्रो करना है, तो आप कर सकते हो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके एफिशिएंटली। अगर नहीं कर पाए तो आपको ख़त्म करना पड़ेगा अपना शेयर, बल्कि डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लास्ट पॉइंट है कि एक्सपोर्ट करना पड़ेगा आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए और डोमेस्टिक कंपटीशन की वजह से सर्वाइव करने के लिए भी। थैंक यू।